isolate the DNA. If there is a plant cell, we use the enzyme cellulase. सेलुलेज का यूज करके आइसोलेट करेंगे. इफ देयर इज एनिमल सेल, देयर इज बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल, तो डायरेक्टली डिग्रेड कर देंगे मेम्ब्रेन को. और लाइसोजाइम बैक्टीरिया है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा? लाइसोजाइम. वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम इन द केस ऑफ बैक्टीरिया. और फंगी के केस में हम काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं आइसोलेशन में. ठीक है बेटा. जैसे ही डीएनए आइसोलेट जो भी सेल है वो ब्रेक डाउन हो गई, इसके बाद हम प्रोटीएजेस का यूज करेंगे और आरएनएस का यूज करेंगे, जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा और आरएनए को डिग्रेड करेगा. फिर जो भी हमारा डीएनए है उसको चिल्ड एथेनॉल में डालेंगे जो सस्पेंड हो जाएगा, और इसके बाद हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे. आइसोलेशन ऑफ द डीएनए के बाद जो भी डीएनए हमारा आइसोलेट हुआ है, इसके बाद हम बेटा क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करेंगे. क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन. डीएनए को ब्रेक करेंगे इनटू स्पेसिफिक साइट. तो फ्रेगमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो टाइप सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये नियर बाय रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में कट करता है 10 to 15 बेस पेयर के आसपास, बहुत दूर कट नहीं करता है, इसलिए ये अच्छा है. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं. उस जगह का बेटा नाम होता है रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट. उस साइट में एक बहुत खास सीक्वेंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. कैसे सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ेंगे तो वो दोनों तरफ से क्या होगा बेटा? सेम होगा. GATTC GAA-TTC. तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ये दो तरह के इंड बनाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. कुछ जो है डीएनए के अंदर से कट करते हैं विद इन द बेस, तो वो बेटा बनाते हैं जो है ब्लंट इंड. और कुछ जो है बेटा एट द एंड ऑफ द बेस कट करते हैं, तो वो कोहोशी और स्टिकी इंड बनाते हैं. ठीक है बेटा. तो जैसे BAMH1 है, इको R1 है, तो ये कैसे कोहेसिव इंड बनाते हैं, है ना? हिंड सेकेंड है, ये सारे कैसे ब्लंट इंड बनाते हैं. तो ये हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हिंड सेकेंड. ठीक है बेटा. हिंड सेकेंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेड स्ट्रेन सेकेंड. और ये क्या है इसका नॉमेनक्लेचर? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेड स्ट्रेन सेकेंड. क्लियर है. जैसे एक अगर और है इको आर फर्स्ट, तो इसका बेटा क्या नॉमेनक्लेचर है? इशर्किया कोलाई, ई फॉर इशर्किया कोलाई RY30 स्ट्रेन फर्स्ट. ठीक है बेटा. दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. टाइप सेकेंड सबसे अच्छा होता है इसलिए इसको यूज करते हैं. रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और ये सारी बातें. इसके बाद बेटा क्या है? एम्प्लीफिकेशन. अब बेटा जो एम्प्लीफिकेशन होगा, जो भी डिजायरेबल जीन जो आपने आइसोलेट किया है उसके अमाउंट को हमको क्या करना है? बढ़ाना है. तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन में बेटा क्या यूज होता है? PCR. PCR क्या है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन. इसके 3 स्टेप होते हैं. कौन कौन से बेटा? डीनेचुरेशन, प्राइमर एनेलिंग और इलोंगेशन. ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस आ जाता है. डीनेचर में डीएनए को डीनेचर करेंगे 98 डिग्री में हाई टेम्परेचर में. डीएनए के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, डीएनए ओपन हो जाएगा. प्राइमर लगा देंगे, डीएनए में प्राइमर लग जाएंगे बेटा. और इलोंगेशन कर देंगे डीएनए चैन को बाय द यूजिंग एंजाइम पॉलीमरेज. कौन सा? TAQ. बहुत इंपॉर्टेंट है. TAQ डीएनए पॉलीमरेज हाईली स्टेबल होता है और एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर में. 72 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये एंजाइम एक्टिव होता है. डीएनए पॉलीमराइजेशन में या इलोंगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन? TAQ. कहाँ से ऑब्टेन होता है? थर्मोफाइल बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस. वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बेटा एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, तो जो PCR मेथड वो कैसा है? इन विट्रो मेथड है, जिसमें हम आर्टिफिशियल कंडीशन में टेम्परेचर को रेगुलेट करके डीएनए के अमाउंट को या डिजायरेबल जीन के नंबर्स को बढ़ाते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन. साइक्लिक प्रोसेस है. क्लोनिंग वेक्टर. अब क्या जो एम्प्लीफिकेशन हो गया, डिजायरेबल जीन को क्लोनिंग वेक्टर का यूज करके उसमें उसको क्या करना है? होस्ट के अंदर डालना है. तो क्लोनिंग जो बेटा वेक्टर होते हैं वो वेक्टर वैक्यूम की तरह ऐड करते हैं जो फॉरेन जीन को कैरी करते हैं और होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं. उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं. जनरली आप प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना? प्लाज्मिड यूज कर लेते हैं और जो है PBR यूज कर लेते हैं. डिफरेंट आप क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं. तो प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरियम पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है और इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है. तो क्लोनिंग वेक्टर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा और रेजिस्टेंट जीन होंगे, एम्पिसलीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होंगे. ठीक है बेटा. और इसमें बायोमेच साइट होंगी, BAMH1, PUV1, PST1. ठीक है, ये सारी साइट होंगी. तो जो PBR 322 है, प्लाज्मिक बोलिनियर रेट्रोगस 322,
ये हम यूज करते हैं। इसमें जो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है वो साइट जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिव मॉलिक्यूल है। और जो एम्पीसेलिन और टेट्रासाइक्लिन ये क्या है बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर है। और ये बायोमेच-1 जो साइट है वो टेट्रासाइक्लिन पे प्रेजेंट होता है की जगह पर, और पीएचटी और पीयूवी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलिन रेजिस्टेंट जीन के पास ये दोनों रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। तो क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, क्लोनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये सारी प्रॉपर्टी क्लोनिंग वेक्टर की वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, जीन को इंसर्ट करा देंगे इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। जब होस्ट बैक्टीरियम के अंदर जीन को डाल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट को डाल देते हैं, तो इस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे डालेंगे, पहले तो हम होस्ट सेल को क्या बनाएंगे बेटा, कॉम्पिटेंट बनाएंगे कि वो जो डीएनए है उसको रिसीव कर ले, क्योंकि डीएनए हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और एक लार्ज स्ट्रक्चर है, तो इजीली वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाता है। तो उसको क्या करेंगे हम, केमिकल मेथड के थ्रू बाई कैल्शियम जो कैटायन है डाइवेलेंट, उसका यूज करके कैल्शियम को एक कंसंट्रेशन में जो होस्ट डालकर होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जिससे जो पोर्स हैं पोर्स बन जाएंगे और जो डीएनए है आसानी से अंदर चला जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया बाय यूजिंग डाइवेलेंट कैटायन। अगला मेथड है बेटा हीट शॉक या चिल्ड मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है उसको हम जो है चिल्ड उसमें हीट शॉक में डालेंगे, चिल्ड में डालेंगे, फिर उसको हीट शॉक देंगे हाई टेम्परेचर में। पहले किस में डालेंगे बेटा, लो टेम्परेचर में, फिर उसको हाई टेम्परेचर में डालेंगे और फिर इसको चिल्ड आइस में डाल देंगे। तो जो हमारा ये सेल है रिकॉम्बिनेंट वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, फिर हम उसको होस्ट सेल में डाल देंगे। ये दूसरा मेथड हो गया। और भी बहुत सारे मेथड हैं जो प्लांट और एनिमल्स में जनरली यूज किए जाते हैं जीन इंसर्शन के लिए। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक मेथड बेटा और है माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन में ये प्लांट के केस में यूज किया जाता है, वो एनिमल के केस में माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो भी सेल है माइक्रो नीडल के थ्रू जो होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। बायोइलास्टिक मेथड जो जीन गेन मेथड है, ये एनिमल की जो है प्लांट के केस में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए जो हमारा है उसको हम टंगस्टन और गोल्ड से कोटेड कर देते हैं और हाई वेलोसिटी से जीन गन का यूज करके उसको हम होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये मेथड एनिमल के लिए हो गया, ये जो मेथड है प्लांट के लिए हो गया। और कुछ नेचुरल मेथड भी हैं जिसमें हम यूज करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव सॉल्वेंट बैक्टीरिया है जो रूट में क्राउन गॉल डिजीज करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम में टी डीएनए होता है, ट्रांसफर डीएनए होता है, और इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्रिमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए है, ट्रांसफर डीएनए, इसका यूज करके हम इसको प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल में नेचुरल इन्फेक्शन करता है। तो इसका यूज करके हम इसको प्लांट में जीन को डाल देते हैं। कैसे करके, डिसआर्म करके, जो इसका डिजीज जीन है उसको डिसआर्म कर देते हैं। ठीक है बेटा। एनिमल केस में रेट्रोवायरसेस का यूज करके भी आप इन्फेक्शन करा के जीन को इंसर्ट करा देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेथड हो गए, एक तो कैल्शियम आयन का यूज करके, फिर आप चिल्ड और हीट का यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में, बायोजीन प्लांट में, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, नेचुरल मेथड में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए और रेट्रोवायरसेस का भी यूज कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जीन इंसर्ट हो गया बेटा। अब उसको क्या करना है, जो भी जीन है उसको हमको जो भी प्रोडक्ट होगा उसको निकालना है। तो पहचानना है कौन सा हमारा जीन है कौन सा हमारा नहीं है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन के लिए आप सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं बेटा। क्या यूज करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में कौन होता है बेटा, एम्पीसेलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंट जीन है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। तो एक जो मेथड है, जैसे मान लो कि जैसे हमने जो रिकॉम्बिनेंट डाला उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन, इंसर्शन ऑफ ड्यू टू इंसर्शन। तो जो एंटीबायोटिक, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ये साइट भी है बायोमेच-1 की। तो जब बायोमेच-1 साइट पे आप कोई जीन डालेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है, जो ट्रांसफॉर्म सेल है जिसमें हमने फॉरेन जीन डाला हुआ है, उसमें ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब आप रिकॉम्बिनेंट सेल को टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है।
और जब एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो कराएंगे तो ग्रो करेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें आपने कोई भी जीन नहीं डाला हुआ है, वो टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो करेगा। इस तरह आप पहचान लेंगे कौन आपकी सेल है, कौन आपकी सेल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला ये मेथड है लैग जेड जीन। लैग जेड जीन भी एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है, रिपोर्टर जीन की तरह काम करता है। लैग जेड जीन बेटा क्या करता है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, जो ब्रेक डाउन करता है इसको बेटा लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो जो बीटा गैल जीन है, लैग जेड जो जीन है, ये एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रिलीज करता है जो ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। तो जब ये लैग जेड जीन यहाँ प्रेजेंट होता है इस साइड पे, BAMH1 साइड पे, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है, तो लैग जेड जीन क्या हो जाता है, ड्यू टू द इंसर्शन ये भी जीन रिमूव हो जाता है इसमें रिकॉम्बिनेंट में। तो जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, हमारी जो सेल्स होती है वो कैसी कॉलोनी देगी? वाइट कलर की। कैसी कॉलोनी देगी? वाइट कलर की। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी वो कैसी कॉलोनी देगी? ब्लू कलर की। तो इस तरह आप पहचान लेंगे, एक क्वेश्चन इससे श्योर आएगा डेफिनेटली, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कैसी कॉलोनी देगी? व्हाइट कलर की, क्योंकि इसमें लैग जेड जीन नहीं है। और जो हमारी सेल जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसको हमने नहीं बनाया है, जिसमें जीन इंसर्ट नहीं करा है, उसमें लैग जेड जीन प्रेजेंट है क्योंकि वो रिमूव नहीं हुआ है, वो ब्लू कलर की कॉलोनी देगी, याद रखना। ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब जब सिलेक्शन हो गया तो जो भी जीन प्रोडक्ट है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जब जीन एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन को हम ऑब्टेन करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट या हेटेरोलॉगस प्रोटीन होगी, ठीक है। अब इस प्रोटीन को हम बेटा क्या करेंगे, बायोरिएक्टर का यूज करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराएंगे। जो बायोरिएक्टर होते हैं दो तरह के, स्टैड और जो है स्पार्क डिस्चार्ज बायोरिएक्टर। तो जो स्टैड बायोरिएक्टर है वो हम जनरली यूज करते हैं। तो जो बायोरिएक्टर जो स्टार्ट बायोरिएक्टर है उसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सबस्ट्रेट सिस्टम और एंजाइम कंट्रोल सिस्टम, सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। तो ये कंटिन्यूसली एजिटेट करता रहता है मिक्सचर को और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। कौन से? स्टार्ट बायोरिएक्टर। इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करके हम उसको जो है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको आगे भेजेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम में आते हैं। अप स्ट्रीम प्रोसेस और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, और अप स्ट्रीम प्रोसेस जो भी जितनी भी प्रोसेस फॉर्मेशन के पहले की हैं वो अप स्ट्रीम होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है एक वर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जो है साइज और चार्ज। तो जो भी डीएनए है वो साइज और चार्ज के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा। जो लार्जर डीएनए है, मान लो जो लार्ज साइज के हैं वो धीमे मूव करेंगे, वो धीमे धीमे जाएंगे, और जो स्मॉलर डीएनए है वो तेजी से चले जाएंगे, क्योंकि डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज है तो किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। और अगर जो कोई प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द साइज और चार्ज डीएनए को हम मूव कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल में जो हम जेल यूज करते हैं वो क्या है? एग्रोज जेल है, जो सी वीट से ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से बेटा? सी वीट से ऑब्टेन करते हैं। और इसको क्योंकि रनिंग जेल में डीएनए को देखना बहुत कठिन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? डाई यूज करते हैं। डाई का क्या नाम है? ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड है, जो एक जो है ट्रैकिंग डाई की तरह यूज की जाती है, और रनिंग जेल में डीएनए को देखा जाता है। डीएनए को आइसोलेट कर लिया जेल से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इल्यूजन। तो ये सारी प्रोसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और अच्छे से पढ़ लेंगे डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू बेटा।